बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन है इसमें हमने ये सिर्फ ये देखना है कि जो प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम है वो कैसे जुड़ा होता है मीजोसोम के साथ। आप लोगों ने असल में ना ये सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं बेसिकली। जो ये जो चीज़ें आपने पढ़ी है, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, टू क्रोमोसोम सेपरेट, मूव टूवर्ड्स एंड्स, पोल्स की तरफ मूव करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ये सारी बातें यहाँ पे इसलिए लिखी हैं जस्ट आपका बैकग्राउंड नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए। तो हम यहाँ पे फोकस करना है इस जगह पर। ये जो चीज़ है हमने यहाँ फोकस रखना है इन चीज़ों पर। तो अब हम देखते हैं कि ये देखिए ये एक सेल है, इससे ये दो सेल बनेंगे। तो ये जो दो सेल्स बनेंगे तो ये किस तरह आपस में जुड़े होते हैं, पहले मीसोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है मीसोसोम, ये है सेल वाल, ये सेल वाल है ये सारी। तो ये जो सेल वाल है इसके ये जो अंदर क्या है, ये अंदर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ऐसे सारी ये जो फोल्डिंग्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं। फोल्डिंग्स जो हैं ये देख ले कैसे हुई हैं और इनको गौर कर लें इसके स्ट्रक्चर पर। ये है स्ट्रक्चर मीसोसोम का, ये मीसोसोम का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये ट्यूब्यूल्स है, ये मीसोसोम सैक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मीसोसोम का बाकायदा स्ट्रक्चर है। मीसोसोम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियो यानी कॉन्ड्रियोइड्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ना ये वहीं से निकला है कॉन्ड्रियोइड्स। तो आपने इसका सेकंड नेम भी याद रखना है। ये है मीसोसोम विद डीएनए। ये देखिए इसके साथ डीएनए कैसे, ये जैसे कुंडी होती है कि जैसे कुंडी की तरह डीएनए इसमें अटका हुआ है, इस तरह डीएनए को इसके अंदर अटका के रेप्लिकेशन की जाती है और डीएनए को इसमें अटका के बाकायदा सेल डिवीजन भी की जाती है। इस तरह मीसोसोम हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या क्या आता है, सेल ग्रोथ आती है जी वन फेज़ में, एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होगी और जी टू फेज़ में प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी माइटोसिस में जो जो कुछ होगा उसकी प्रेपरेशन की जाएगी जी टू फेज़ में। फिर आखिरकार सेल माइटोसिस में चला जाएगा। माइटोसिस में क्या होगा, फिर वो उसमें वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइन। ये बेसिक सारी हैं, ये सिर्फ नॉलेज फ्रेश था, लेकिन आगे जो मेन चीज़ है वो है सेल साइकिल की इंटरफेज के दौरान जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो आपस में काइनेटोकोर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में अब हम थोड़ी डिटेल देखेंगे। बाकी सारी चीज़ें पता है आपको, जी टू फेज़ में ऑर्गेनेलिज डबल हो जाती हैं, न्यू साइटोप्लाज्म बन जाता है। अच्छा, पीपीएससी में ऐसा नहीं है कि आप इनको भूल ही जाएं फिर याद करना। नॉलेज वो ही काम आता है जो कि आपके पास रेजिडुअल नॉलेज होता है, जो आपके माइंड में रह जाता है। नॉलेज होता भी असल में वही है जो माइंड में रह जाए, और इस तरह के टेस्ट में काम भी वही आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास क्या है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। पहले हम देखेंगे क्रोमोसोम्स क्या है, फिर देखेंगे काइनेटोकोर कैसे जुड़ती है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये डीएनए से ही बने होते हैं। ये मेरे ही इसी चैनल पर बाकायदा डीएनए क्रोमोसोम्स वाली वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा, उसकी एनिमेशन भी पड़ी है, उसको देख लें एक दफ़ा ताकि आपका ये क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, इनमें क्या डिफरेंस है वो सारा आपको समझ आ सके। ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स की डिटेल वीडियो बाकायदा आपको देखनी चाहिए, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको न्यू मिलेंगी। अच्छा, ये सेंट्रोमियर क्या होता है, ये क्रोमाटिड्स हैं, वो पॉइंट जहाँ पे क्रोमाटिड जुड़े होते हैं उनको सेंट्रोमियर बोलते हैं। यहाँ तक हमने यही पढ़ना है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बताता चलूँ, जिनकी लेंथ सेम हो एक चीज़, जिनका स्टेनिंग पैटर्न सेम है, जिनको स्टेन सेम है वो, और जिन पे जीन्स सेम हो, तीन, ये तीन अगर प्रॉपर्टीज़ हैं, और चौथी जिनका सेंट्रोमियर भी सेम हो, ये चारों प्रॉपर्टीज़ को मिलाकर हम बोलेंगे वो क्या है, वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। नेक्स्ट है आपके पास काइनेटोकोर प्रोटीन। ये है जी काइनेटोकोर प्रोटीन, ये गौर से देखें। ये काइनेटोकोर प्रोटीन, ये देखें कैसे पकड़ा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल को। ठीक है। तो ये है क्रोमोसोम सारा, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान जैसे ये जो है क्या है, क्रोमोसोम्स मेटाफेज इस फेज पे जाके ऐसे लाइन होती हैं, तो ये इसी वजह से लाइन होती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल है और उसको काइनेटोकोर प्रोटीन ही ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है। ये तरीका होता है पकड़ने का इसका। तो ये काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर है ज़रा। ये माइक्रोट्यूब्यूल का एक नेगेटिव एंड होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है। पिछली वीडियो में
काफ़ी वॉइस डिस्टोर्शन रहा, इस वजह से मैंने ये स्लाइड्स दोबारा ऐड की हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। ये जो केटी प्रोटीन है, जिसको यहाँ पे लिखा है आउटर केटी प्रोटीन, यानी कि ये जो आउटर केटी है यानी कि काइनेटोकोर, ठीक है। यानी कि ये जो पोर्शन है ये आउटर केटी, ये जो बाहर निकला हुआ है ये आउटर केटी प्रोटीन है, सॉरी। ये इनर केटी प्रोटीन है, ये सेंट्रोमेरिक यानी क्रोमेटन है, ठीक है। सेंट्रोमेरिक क्रोमेटन भी एक्चुअली हेट्रोक्रोमेटन ही होता है। तो इस तरह आपने अब काइनेटोकोर प्रोटीन के भी दो पोर्शन याद रखने हैं, कम से कम एक आउटर काइनेटोकोर प्रोटीन है और एक इनर। जो आउटर काइनेटोकोर प्रोटीन है वो किसके साथ जुड़ी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, और जो इनर है वो सेंट्रोमेरिक क्रोमेटिन के साथ जुड़ी होती है। और वो साइड जहाँ पर मज़ीद एडिशन होती रहती है अल्फ़ा बीटा बीटा ट्यूब्यूलेंस की, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड, और जहाँ नहीं होती उसको बोलते हैं नेगेटिव एंड, ठीक है। ये यहाँ पर यानी अल्फ़ा बीटा ट्यूब्यूलेंट पार्ट्स मज़ीद जुड़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे। अब ये जुड़ते उतरते कैसे हैं ये भी हम देख लेते हैं, लेकिन पहले देखेंगे कि काइनेटोकोर अटैचमेंट किस किस तरह से होती है। एक होती है एम्फीटेलिक अटैचमेंट। अगर तो दो काइनेटोकोर बराबर प्रॉपर तरीके से जुड़े, जैसे एक इधर जुड़ रही है एक इधर से, तो इस अटैचमेंट को बोलेंगे एम्फीटेलिक अटैचमेंट। फिर बोलेंगे मोनोटेलिक अटैचमेंट। अगर एक तो जुड़ी नहीं है लेकिन एक ही जुड़ी है, उसने पूरे का पूरा पेयर ही खींच लिया है, तो जैसे वो नॉन डिस्जंक्शन होती है, ये वही चीज़ है। तो ये जो चीज़ है ये पूरा का पूरा पेड़ ही खींच लिया है, इसको बोलेंगे हम मोनोटेलिक। मोनो मतलब एक साइड को चले गए वो सारे। फिर बाद में सिंटेलिक। सिंटेलिक में क्या है, दो काइनेटोकोर दोनों ये जो क्रोमाटिड्स के साथ जुड़ के उसको दो खींच के ले गए हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाला काम होता है। और नेक्स्ट क्या है, मीरोटेलिक अटैचमेंट। ये मीरोटेलिक अटैचमेंट में क्या है, एक क्रोमाटिड के साथ तो दो काइनेटोकोर यानी कि जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ी हैं, लेकिन एक के साथ सिर्फ एक ही जुड़ी है। ये अटैचमेंट्स को याद रखना है, इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है कोई ना कोई। तो एम्फीटेलिक, मोनोटेलिक, सिंटेलिक और मीरोटेलिक ये अटैचमेंट्स हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ा जो आपको सेल साइकिल भी याद रखना है। अब वो 9th 10th वाला सेल साइकिल भूल जाएं, अब ये बड़ों वाला सेल साइकिल है। तो नेक्स्ट कुछ अलर्ट है, एक अलर्ट ये है कि मीरोटेलिक अटैचमेंट जो है ना ये ज़्यादा डेंजरस होती है। ये देखिए ये मीरोटेलिक है, ये ज़रा ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि ये अलग अलग से पूरे का पूरा क्रोमेटिड खींच लेगी, और इसका कोई फैसला नहीं हो सकना कि ये जो सेंटर में एक क्रोमाटिड है ये अब किधर जाएगा, तो ये मोस्ट डेंजरस बन जाती है। तो एज द काइनेटोकोर इज अंडर टेंशन एंड द अटैचमेंट आर देयर फॉर स्टेबल, मीरोटेलिक अटैचमेंट्स आर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन एरर। ये सबसे कॉमन है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन एरर का। तो आपने याद रखना है, एमसीक्यूज आ सकता है कि मोस्ट कॉमन सेग्रीगेशन एरर कौन सा है, एम्फीटेलिक, मोनोटेलिक, सिंटेलिक या मीरोटेलिक अटैचमेंट। तो कौन सा होगा, मीरोटेलिक अटैचमेंट सबसे कॉमन, जो कि देखा गया है मेमेलियन सेल्स के अंदर। अच्छा यहाँ पर है पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन। जो मैं आपको बता रहा था ये पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि जो पॉजिटिव साइड है उसमें ऐड होते रहते हैं और नेगेटिव में माइनस होती रहती हैं, ठीक है। सॉरी, नेगेटिव में कुछ ऐड या माइनस कुछ नहीं होता, नेगेटिव साइड इसलिए कहा गया है कि उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव साइड में चेंज आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की है, ये वाला इसका पॉजिटिव एंड है, जो कि इस साइड पर ये सारा पॉजिटिव एंड है, और ये क्या है, नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव एंड पर यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमरेज इंजाइम है, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, अल्फा बीटा ट्यूब्यूलर की ये जो गोल गोल से हैं जैसे गोलियाँ सी, ये क्या है, इनको अल्फा बीटा ट्यूब्यूलन बोलते हैं। ये इनसे टूट टूट के उतरते रहेंगे, इस तरह फिर ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होते रहेगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी और ये फिर क्रोमोसोम को खींच लेगी अपनी तरफ। इस तरह क्रोमोसोम मूव करते हैं एनाफेज पे। तो ये क्या है, कन्वेंशनल मोटर मोटर यानी कि क्या है, प्रोटीन्स हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। कन्वेंशनल इसलिए बोलते हैं इसको कि क्योंकि मोस्टली सेल के अंदर जितनी मूवमेंट्स है वो इसी की मदद से होती हैं। अब यहाँ पर देखें डीपॉलीमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन कैसे होती है। जीटीपी का रोल है इसमें सारा। अगर जीटीपी ऐड हो गई है
और जीडीपी बन के निकल गई, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो ये पॉलीमराइजेशन होती रहेगी। जैसे ही फॉस्फेट उतरेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो कैटास्ट्रॉफ प्रोसेस में चला जाएगा और डीपॉलीमराइजेशन शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए इसको जीटीपी डिपेंडेंट ट्यूबुलन भी कहते हैं। अब ये जो ब्लू कलर में अल्फा शो की है और ये जो ग्रीन से कलर में बीटा, बीटा ही असल में जुड़ के जीटीपी के साथ के जुड़ के क्या बन गई है, रेड हो गई। मतलब असल में बीटा ट्यूब्यूलन प्रोटीन है जो एक्चुअल रोल प्ले करती है जीटीपी डिपेंडेंस का। ठीक है, याद रखना माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर अल्फा और बीटा दोनों में से कौन सी ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो कौन सी है, यानी कि जो मेन रोल प्ले करती है, जो हीरो का किरदार अदा करती है, वो बीटा है। ठीक है, इसको याद रखना। अब ये भी देख लें, ये पूरा साइकिल एक पोलिमराइजेशन डीपोलिमराइजेशन का, यानी कि ये नेगेटिव एंड है। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये कुछ अल्फा बीटा पार्ट्स पड़े हैं, ये फिर से आते हैं, जुड़ते हैं, ये जीटीपी बनती है और फिर आगे जाके फिर से ये जुड़ के ऐसे ये फिर से नए बनाते रहते हैं। यहाँ से बनती रहती है माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ से भी उतर सकती है, लेकिन मोस्टली चेंजेस पॉजिटिव साइड पे ही आती हैं। पॉजिटिव से ही नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से ही उतरते हैं और पॉजिटिव से ही जुड़ते रहते हैं, ये काम होता है। यही कंटिन्यू है अभी पिछली स्लाइड, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अंडरगो कांस्टेंट साइकिल ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन बाय जीटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस नाउन एज डायनामिक इंस्टेबिलिटी। इसको बोलते हैं डायनामिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि ये डायनामिक प्रोसेस में रहता है, मुसलसल चेंजेस में रहता है। माइक्रोट्यूब्यूल सेल्फ असेंबल इन द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी एंड रिक्वायर जीटीपी, यानी कि जीटीपी की प्रेजेंस में ये खुद को असेंबल करता है और इसको जीटीपी रिक्वायर होती है किसको, यानी बीटा ट्यूब्यूलन को, बीटा ट्यूब्यूलन को रिक्वायर होती है फॉर इंडिविजुअल डाइमर टू बी एडिड, एक डाइमर को ऐड करने के लिए। तो याद रखना एक डाइमर की बात हो रही है, एक अकेले बीटा ट्यूब्यूलन की नहीं। तो ये भी एमसीक्यूज ऐसे किस तरीके से बन सकता है, एक बीटा ट्यूब्यूलन को ऐड करने के लिए जीटीपी चाहिए या एक डाइमर को, मीन्स दो को, अल्फा बीटा दोनों को जोड़ने के लिए एक जीटीपी का मॉलिक्यूल यूज हो जाएगा। तो माइटोटिक माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन कौन सी होती हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं कुछ जो कि काइनेटोकोर की साइड पे जुड़ेंगी, ये देख लें। और कुछ क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि काइनेटोकोर की जगह पे तो नहीं जुड़ी होंगी, लेकिन वो क्रोमोसोम की जगह पे जुड़ी होंगी, जैसे यहाँ पे है ये वाली जगह। ठीक है, ये जो जगह है ये क्या है, मतलब यहाँ से ये माइक्रोट्यूब्यूल आ रही है और आके क्रोमोसोम की साइड्स पर जुड़ रही है। किसकी मदद से जुड़ती है, उस प्रोटीन का नाम है क्रोमोकाइनेसिन, याद रखना क्रोमोकाइनेसिन प्रोटीन है। ठीक है, फिर आगे क्या है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये साइड्स पर हैं जो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, बढ़ रही हैं, ये बढ़ती रहती हैं। ये जैसे हम दोनों फिंगर्स को एक दूसरे से मिला के फोर्स लगाएं तो वो फोर्स हमारे बाजुओं को पीछे की तरफ लगेगी, तो ये वो है, ये एक रिपल्सिव फोर्स देती है असल में पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। फिर ये जो ऑस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये वाली ऑस्ट्रल्स हैं, ये साइड्स पर हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सिर्फ उसको एंकर करने में यानी गाड़ के रखने में हेल्प करती हैं, तो वर्क भी इनका याद रखना है। तो ये यूकैरियोटिक सेल का सेल साइकिल है। ये इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये जो टीलोफेज होता है। लाइफ साइकिल ये है, माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी, ये दो दो डिवीजन्स हैं। ठीक है, तो हम दोनों को ही देखेंगे। तो ये माइटोसिस है, इसमें आपको पता है पीएमए टी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद ही पढ़ लेना है। तो सिर्फ मैं ये सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये भी याद रखें कि ये भी इसी सेल साइकिल का हिस्सा है। अब हमने बेसिक्स देखी हैं, तो जो लेकिन न्यू नॉलेज जो था वो काइनेटोकोर का था। ठीक है, और उसकी अटैचमेंट्स का था। ये सारी स्टेजेस आपको पता है, ये जो ये क्या है, ये वाली प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, ये आगे टीलोफेज है, फिर ये साइटोकाइनेसिस से दो सेल बन गए हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में सेंट्रियोल्स मूव अपार्ट, मूव करते हैं और फिर क्या होता है, क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो मेटाफेज पर प्रॉपर क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं, याद रखना। अगर किसी ने माइक्रोस्कोप में, प्रॉपर माइक्रोस्कोप में देखने हैं क्रोमोसोम्स, तो वो उसको ईजीली नज़र आएंगे किस स्टेज पर, मेटाफेज पे। ये ऑप्शन आ सकता है एमसीक्यूज कि किस स्टेज पर क्रोमोसोम्स ईजीली नज़र आ सकते हैं माइक्रोस्कोप मदद से, तो वो कौन सी फेज़ है, मेटाफेज है। अगर क्रोमोसोम की शेप देखनी है तो वो एनाफेज है।
हमने एनाफेज की बुनियाद पर कुछ क्रोमोसोम्स के नाम भी रखे हुए हैं, कुछ वी शेप हैं, कुछ यू शेप हैं, कुछ किस तरह के हैं, तो कुछ आई शेप के हैं, यानी कि उनके सेंट्रोमियर की कुछ जे शेप, ये देखें ना जैसे जे, इसी सेंट्रोमियर की बुनियाद पर जो एनाफेज में जाकर शेप बनती है, हमने उसी बुनियाद पर हमने क्रोमोसोम्स की डिवीजन की हुई है। आगे टीलोफेज है, टीलोफेज में क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये साइटोकाइनेसिस आगे आ गया है। तो और यहाँ पर मैं आपको कुछ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मेरा चैनल है ज़ूलॉजी बाय आफ्ताब अकरम, ये हैक हो चुका है, प्लीज़ सब मिलकर इसको रिपोर्ट करें, ठीक है। इसको रिपोर्ट करने का प्रोसेस मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँगा। ये है चैनल, तो आपने चैनल पे जाना है, चैनल पे जाके फिर आपने चले जाना है अबाउट पे, अबाउट पे ये झंडे का निशान बना हुआ है, यहाँ पे आपने चले जाना है, यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट यूज़र, तो आपने रिपोर्ट करनी है ये इम्पर्सनेशन की। तो इसमें आप ये जैसे मैं अगर करूँगा तो चूँकि उन्होंने मुझे किया है इम्पर्सनेशन, तो मैं मी लिखूँगा, आपने लिखना है द चैनल इज़ इम्पर्सनेटिंग समवन एज। तो ये इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट, नेक्स्ट पे फिर आपने चैनल का यूआरएल डालना है, यानी चैनल का जो लिंक है वो डाल देना है, जैसे शेयर करते हो तो वो लिंक आता है वो वाला। अगर इससे काम ना बने तो आपने फिर इम्पर्सनेटिंग मी वाला ही सिलेक्ट करके ये ये वाला काम ही करना है, मतलब जैसे अब मैं करने लगा हूँ ये चीज़, एक मी ही सिलेक्ट करके इसमें डिटेल लिखिए जो भी, कि प्लीज़ लॉक दिस चैनल और इट इज़ हैक्ड चैनल। तो आप सबमिट कर दें, तो ये सबमिट हो जाएगा। जो भी लिखना है आप अपने मुताबिक लिख सकते हैं, मैं तो ये बस एज एग्जांपल लिया है सिर्फ। तो फिर ओके कर दें, बस यही है। थैंक यू सो मच।